नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। साल 2016 बिहार में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, पूर्ण शराबबंदी। मकसद था महिलाओं की सुरक्षा, परिवारों की खुशहाली और समाज में सुधार। लेकिन आज करीब 10 साल बाद एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। देश की प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थान NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की एक ताजा स्टडी ने बिहार की शराबबंदी नीति पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रत्ना सहाय की अगुवाई वाली टीम ने जो आंकड़े पेश किए वो चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी के कारण बिहार सरकार को हर साल अपने कुल राजस्व का 14 से 15% हिस्सा गंवाना पड़ रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 11,000 मामले थे और शराबबंदी वाले साल यानी 2016 में 12,000, जो 2024 में बढ़कर 28,000 तक पहुंच गए। और शराबबंदी के चलते राज्य में अवैध शराब, जहरीली शराब और स्मैक गांजे जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों की तस्करी का जाल फैल चुका है। यानी महिलाओं की सुरक्षा, परिवारों की खुशहाली और समाज में सुधार के जिस उद्देश्य के लिए शराबबंदी कानून लाया गया, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो पूरा नहीं हो रहा। NCAER का साफ तर्क है कि पूर्ण शराबबंदी की जगह नियंत्रित और कड़े नियमों के साथ शराब की बिक्री शुरू की जाए। इससे जो टैक्स मिलेगा उससे बिहार में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। और पुलिस प्रशासन जो दिन रात शराब की गाड़ियां पकड़ने में लगा है, वो कानून व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दे। लेकिन उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री मदन सैनी ने NCAER की रिपोर्ट को ही सिरे से खारिज कर दिया। उनका दावा है बिहार में पूर्ण शराबबंदी जारी रहेगी, लेकिन विपक्ष शराबबंदी को सरकार की नाकामी बता रहा है। कांग्रेस का दावा है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर होम डिलीवरी हो रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नसीहत है कि इस रिपोर्ट के आर्थिक और व्यावहारिक पहलुओं को सरकार को गंभीरता से समझना चाहिए। मतलब शराबबंदी पर एनडीए के अंदर से ही पुनर्विचार की आवाज उठ रही है। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बिहार में 10 साल पुरानी शराबबंदी नीति की समीक्षा का समय आ गया है? दूसरा सवाल, जब राजस्व का नुकसान हो रहा है और अवैध शराब का समानांतर साम्राज्य बन रहा है तो जिद पर क्यों है सरकार? सवाल नंबर 3, क्या सामाजिक सुधार का यह मॉडल व्यवहारिक धरातल पर फेल हो चुका है? सवाल नंबर 4, पूर्ण शराबबंदी खत्म कर नियंत्रित और कड़े नियम लागू करने की नसीहत कितनी सही है? और सवाल नंबर 5, शराबबंदी पर फिर से क्यों ना हो विचार? आज की बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे। पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च देश की जानी मानी आर्थिक शोध संस्थानों में से एक है, जिसकी एक रिपोर्ट ने पूरे बिहार में एक नई बहस छेड़ दी है। इस रिपोर्ट में बिहार में लागू शराबबंदी कानून को खत्म करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शराबबंदी लागू करने के उद्देश्यों में पूरी सफलता नहीं मिली। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में सरकार असफल रही। शराब बंद हुई तो नशे के दूसरे रास्ते खुल गए। राज्य में अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया। दूसरे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हुई। शराबबंदी के कारण बिहार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ। हर साल करीब 14 से 15% राजस्व का नुकसान हुआ। पुलिस और प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ा। कानून व्यवस्था की मशीनरी पर लगातार दबाव बना। अवैध और नकली शराब से लोगों की जान को खतरा बना रहता है और इसलिए अब सरकार को इसे खत्म कर देना चाहिए। पर बिहार सरकार के मंत्री इस रिपोर्ट से ताल्लुक नहीं रखते। सिक्किम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मैंने ऐसे स्टेट का नाम लिया जहां की शराबबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां ड्रग का टॉप 5, टॉप अगर 10 भी लें तब भी जो है बिहार का नाम नहीं आता है। मैं कम से कम उतने हद तक मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना भी लागू हो सकेगा। लेकिन ये कहीं भी दुनिया में पूर्णतः सफल और 100% नियंत्रित हो जाए और ये लागू हो जाए ये कानून और 100% कहीं शराब नहीं मिले, कोई नहीं बिके, नहीं सेवन हो उसका,
ऐसा सोचना एकदम ही ये ख्याली पुलाव है। इधर एनसीएईआर की रिपोर्ट का हवाला देकर विरोधी सरकार को घेरने में लगे हैं। लागू करने के 2 साल के भीतर वो इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों दुष्प्रभावों का अध्ययन करवाएंगे, इस पर रिसर्च करवाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से नीतीश कुमार जी पलटू राम तो थे ही, अपने इस वादे से पलटे, कोई अध्ययन नहीं हुआ। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर विवाद नया नहीं, पर ऐसा पहली बार हुआ कि देश की इतनी बड़ी शोध संस्थान ने शराबबंदी को हटाने का सुझाव दिया है। अब देखना होगा इस सुझाव पर बिहार सरकार विचार करती है या नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी से सतीश दास जी भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस से असदनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी जुड़ रही हैं। हमसे श्याम सुंदर शरण जी जुड़ रहे हैं और जन स्वराज पार्टी से सोनाली आनंद जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी आपसे। शराबबंदी को लेकर कोहराम मचा हुआ है जब से यह रिपोर्ट आई है, और एनसीएईआर की जो रिपोर्ट कह रही है वो कह रही है कि जिन 3 मूल कामों को पूरा करने के लिए शराबबंदी लागू की गई थी, महिला सुरक्षा, परिवार की खुशहाली और सामाजिक सुधार, तीनों में ही पूर्ण शराबबंदी फेल हो गई। बहुत आश्चर्य की बात है कि किसी रिपोर्ट के आधार पे, क्योंकि रिपोर्ट ऐसा पब्लिश हुआ है और मैं रिपोर्ट का सैंपल साइज भी समझना चाहूंगी। क्योंकि शोध होता है तो उसने क्या साइज दिया है सैंपल का, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने सैंपल को सेलेक्ट किया था, किन गांवों में जाकर के वो उन्होंने सर्वे किया है या रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया है, ये जानना भी जरूरी है। और बहुत आश्चर्य हो रहा है मुझे ये जान करके कि उन्होंने 3 ऐसे पैमाने की बात की है जहां पे सामाजिक सुरक्षा की बात की है और महिलाओं की सुरक्षा की बात की है। मुझे लगता है कि यह कानून अपने आप में एक परिचय, इसलिए सफलता पूर्वक यह परिचय यह देता है, बहुत साफ शब्दों में कहूं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महिलाओं ने बाहर निकलकर, 25 ही नहीं 20 जब से यह लागू हुआ है तब से महिला जिस तरह से बाहर निकल करके सरकार चुनने का काम कर रही हैं, इसका साफ संकेत जाता है कि इस कानून से महिलाओं को कम से कम सुरक्षित महसूस कर रही हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, समाज के बाहर भी। दूसरी बात, एक रिपोर्ट यह भी है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ गई है। एक पॉइंट से मैं सहमत हूं कि आपने कहा कि राज्य के राजस्व के बारे में घाटे में है, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार जब थी, उन्होंने ये कानून लागू किया तो उनको ये भी पता था कि ये भी हमारे लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या नया रास्ता अपनाया, क्या नया कर सकते हैं, तो हमने टूरिज्म की ओर काम करना शुरू किया कि जिससे हमारे देश में, हमारे राज्य में बाहर से लोग आए और हमारा जो टूरिज्म है उससे हमारे यहाँ पे लोगों को व्यवस्था मिल सके, हमारा फंड हमारा डेवलप हो सके। ये अगर विचार करने का कानून अगर होता जिस पर विचार करना चाहिए था, तो मुझे नहीं लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में आकर के मंच से कहते कि ये बिहार ही नहीं पूरे देश में लागू करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया और घर घर की महिलाएं महसूस करती हैं। मुझे लगता है कि इसको और सख्ती से लागू करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि ये कानून फेल हो गया है, इसमें आपके शब्द थे, आपने कहा कि सामाजिक सुधार की ये एक अभियान है जिसमें समाज की भी चिंतन की जरूरत है और समाज की भागीदारी की जरूरत है कि समाज क्या करता है। कानून तो यह भी बना है कि आपको हत्या करने पे आपको जेल हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा कोई भी अपराध कम हो गया है कि आप कोई जघन्य अपराध करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी? तो कानून को कानून के रूप में अगर लोग नहीं समझेंगे, तो लोगों की अगर भागीदारी नहीं होगी, तो यह कानून का उल्लंघन होगा। लेकिन सिर्फ शराबबंदी में होता है ऐसा नहीं है, इसमें समाज की भी सहयोग की जरूरत होती है। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे और मुझे से तमाम बिहार की महिलाओं से पूछेंगे, तो महिलाओं के आह्वान पे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये कानून को बनाया और महिलाओं ने इसे सराखों पे लिया और हमेशा वो साथ खड़ी रही हैं, इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि एकमात्र ऐसा कोई व्यक्ति था कि जिन्होंने महिलाओं को अगर सुरक्षित रखा, वो तो नीतीश कुमार जी थे। सिर्फ उन्होंने महिलाओं को, डेटा अपने दर्शकों को दे दूं, ये जो एनसीएईआर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2012 में 11,000 मामले, शराबबंदी से पहले का 2012 में 11,000 मामले महिलाओं से संबंधित अपराध के थे।
इनमें हत्या या रेप को शामिल नहीं किया गया है। ये घरेलू जो मामले आते थे महिलाओं से अपराध के, उनको शामिल किया गया। 2016 में ये शराबबंदी वाले साल 12,000 नोट किए गए थे, लेकिन 2021 में 18,000, 2023 में 23,000 और 2024 में 28,000। अब मैं, चूंकि कुंतल कृष्ण जी भी अब मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और तो जी मुझे एक मिनट, आपने जो डेटा मुझे दिया, क्या इससे कहीं इसका संबंध है कि शराबबंदी लागू होने से एक ही शराब के ही एक कारण होता है जिससे महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है? सिर्फ ये घटना, ये एक कारण नहीं ना है कि शराब अगर बंद हो गया तो महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा नहीं होती। घरेलू हिंसा के कई कारण हैं। दहेज है, जहां पे महिलाओं को जिस तरह से आज महिलाएं शिक्षित हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, बिहार में कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है कि जहां पे एक पार्टनर्स में भी जहां पे हो रहा है कि ईगो की समस्या हो रही है। तो ये शराबबंदी लागू होने से आप सिर्फ घरेलू हिंसा में कमी आ जाए, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है, कई कारण होते हैं जिसमें घरेलू हिंसा में गिरावट आने की जरूरत होती है। लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि ये शराबबंदी कानून लागू होने से महिलाएं निश्चित तौर पे सुरक्षित है हर एक पैमाने पे। नहीं तो बाहर एक दौर ये भी था कि बाहर महिलाएं नहीं निकलती थी, बाहर छोड़िए घर में सुरक्षित नहीं होती थी, मर्डर हो जाता था महिलाओं को अगर वो दारू पीने के लिए पैसा नहीं देती थी। लोग सरेआम महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार क्या करते थे। क्या ऐसी घटनाएं आपको मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में डर भी है और हमारे प्रशासन लगी भी है। निश्चित तौर पे कुछ बातें जिसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हमारे पुलिस बल के ऊपर एक तरह से ऐसी मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हुई है कि उनको ये भी देखना है, लेकिन हमारी समाज सुरक्षित हो रहा है, हमारे युवाओं के जीवन सुरक्षित हो रहे हैं, हमारे घर के बच्चे सड़क दुर्घटनाएं में मारे नहीं जा रहे हैं। क्या इसका डेटा आपके पास में नहीं है कि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों को, शराब पीने के वाले लोगों की मृत्यु दर में कमी आई है? हर चीज पे देख चिंतन कीजिए। और NCAERE एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मुझे उनको अपना सैंपल साइज दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि बिहार में कहां कहां घूम के उन्होंने अपने रिपोर्ट को या अपने सैंपल को लिया है, उसके आधार पर उन्होंने डेटा पब्लिश किया है। असित जी, आपको क्यों लग रहा है कि शराबबंदी कानून जो है वो फेल हो गया बिहार में, और इसकी समीक्षा की जरूरत है? समीक्षा की ही जरूरत है या इसे हटाने की जरूरत है? तो फेल हो गया तो उसे ठीक से लागू करेंगे। ये तर्क तो कतई ठीक नहीं है कि मेरे इस हाथ में कोई विकृति है तो इस हाथ को भी विकृत कर दिया जाए। ये तर्क नहीं चलेगा ना कि चूंकि शराबबंदी होने से सूखा नशा बढ़ गया इसलिए शराब को चालू कर दे। सूखा नशा कंट्रोल करेंगे, सरकार का दायित्व है सूखा नशा कंट्रोल करे कि अब शराब चालू कर दे। ये लॉजिक थोड़ा ही चलेगा। एक हाथ विकृत है दूसरे को विकृत कर दें। अब इस पर काम करना होगा, समाज को आगे आना होगा, सरकार को आगे आना होगा, विपक्ष को आगे आना होगा, मीडिया को आगे आना होगा और मिलजुल के इस पर रास्ता निकाला जाए कि सूखे नशे को कैसे बिहार से खत्म किया जाए। तो मतलब आपका नहीं चलेगा, आपकी सूखा नशा बढ़ रहा है तो शराब को चालू। कांग्रेस ये कह रही है कि शराबबंदी ठीक है, उसमें कुछ खामियां हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। ठीक है, उनमें खामियों को दूर कीजिए और जो सूखे नशे का कारोबार बढ़ा है उसकी रोकथाम के प्रयास कीजिए। देखिए, मैं कुछ चीजें याद दिला दूं। 2016 में जब ये कानून बना उस समय एक बात आई थी और नीतीश जी ने सबको ये भरोसा दिया था, सदन में दिया था, ऑन रिकॉर्ड है, आप लोगों के यहाँ खबर भी चली थी, आर्काइव में खोजिएगा तो मिल जाएगा, कि शराबबंदी के 2 साल बाद सामाजिक शोध संस्थानों द्वारा और अर्थशास्त्रियों द्वारा इसका अध्ययन करवाया जाएगा कि इसके आर्थिक और सामाजिक नफा नुकसान क्या है। दुर्भाग्य से सरकार का सारा फोकस लोगों की गिरफ्तारी पर चला गया। गिरफ्तार करो, गाड़ी जब्त कर लो, घर जब्त कर लो। कोई अध्ययन हुआ ही नहीं कि आर्थिक और सामाजिक नफा नुकसान हुआ क्या। उसी समय अगर हो गया रहता तो आज शायद चीजें बदली होती। उस समय सारा फोकस था बस जितनी बड़ी संख्या में अरेस्ट कर सकिए, घर बोतल, खाली बोतल मिल जाने पर भी घर सीज कर लिया जाता था, गाड़ियां जब्त कर ली जाती थी। तो सरकार एकदम लगा कि जैसे कोई आक्रांता है, उसने बिहार पर हमला कर दिया। उसी समय इसका अध्ययन होना चाहिए। आज NCAR ने अध्ययन किया, अच्छी बात है, हम उसके अध्ययन पर सवाल नहीं उठाएंगे, किसी ने तो किया और गवर्नमेंट फंडेड है। ये जिसने भी अध्ययन किया, NCAR गवर्नमेंट फंडेड है, सरकार के असाइनमेंट पर ये संगठन काम करता है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। हाँ, गवर्नमेंट फंडेड है ये। तो इसने कुछ ये सुझाव नहीं दिया है कि शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। इसने बस ये कहा है कि भाई शराबबंदी से क्या क्या नुकसान हुए हैं, तो उस नुकसान की भरपाई के रास्ते पर सरकार चले।
उस नुकसान की भरपाई हम कैसे कर सकते हैं, इस पर सत्ता पक्ष, विपक्ष, जो बिहार के बुद्धिजीवी लोग हैं, आम लोग हैं, मीडिया है, सब मिलकर एक रास्ता निकालने का प्रयास करें। यह तर्क नहीं चलेगा कि यह हाथ विकृत है तो इसको भी विकृत कर दे। हम विकृत हाथ को ठीक करें। हम सूखे नशे पर कैसे अब कार्रवाई कर सकते हैं, सूखे नशे को कैसे खत्म कर सकते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ने का सामूहिक प्रयास करे बिहार। यह तर्क नहीं ठीक है कि अब शराब को चालू कर दिया जाए। संतोष जी। सतीश जी, तो फिर आरजेडी को क्यों लग रहा है कि शराबबंदी में बिहार फेल हो गया और शराबबंदी अब बंद होनी चाहिए? और शराबबंदी चूंकि जब ये लागू हुई थी तो आपकी सरकार थी, आप सरकार में थे, और अब अचानक चूंकि आप विपक्ष में, तो आपको शराबबंदी में बहुत सारी खामियां नजर आ रही हैं, और रिपोर्ट चूंकि कुछ डेटा दे रही है तो उसको आपको सहूलियत हो रही है इस पर सवाल उठाने में। संतोष जी, विपक्ष में जब भी हम लोग रहे, शराबबंदी के जो खामियां था उन खामियों को सदन में भी, सड़क पे भी या आम मीडिया के सामने भी हम लोगों ने इन बातों को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने गिनाने का काम किया। लेकिन सरकार की थोथी दलील थी कि कोई खामियां नहीं है, शराबबंदी पूर्णतः सफल है। और हम लोग बता रहे थे कि विधानसभा के कैंपस में शराब की भारी, सदन चलते सदन में शराब की बोतलें पकड़ा रही थी। अभी हाल में ही विधानसभा में बड़े मात्रा में खाली बोतलें मिली हैं। तो पटना जैसे राजधानी तक शराब कैसे पहुंच रहा है? तो एक पहुंच रहा है तो अपने निकटवर्ती राज्य से आ रहा है, तो इसमें पुलिस प्रशासन और सरकार फेल है। हम सब लोग तो शराबबंदी के साथ इसलिए है कि हम सब लोग चाहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी हो, नशा मुक्त बिहार हो, और जब नशा मुक्त बिहार होगा तो चेतनशील बिहार बनेगा। लेकिन हम नशा मुक्त बिहार भी नहीं, शराबबंदी भी नहीं लागू कर पा रहे हैं, और नौजवानों को सूखा नशा में हम धकेल रहे हैं। जो नई डाटा जो सरकार ने कराई है, मुझे एक दाल में काला नजर आता है कि बीजेपी और जदयू में आपस में टकराहट है, और बीजेपी चाहती है कि इसी बहाने हम शराबबंदी को खत्म करके चालू करें, राजस्व हासिल करें। तो ये सिर्फ राजस्व हासिल करने का इसलिए शराबबंदी नहीं हटाना चाहिए कि इससे हमको राजस्व का घाटा हो रहा। इसलिए इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, व्यापक अध्ययन होना चाहिए कि क्या शराबबंदी कंटिन्यू रहना चाहिए तो किस रूप में रहना चाहिए। फिलहाल आरजेडी का स्टैंड क्या है? शराबबंदी के पक्ष में आप, शराबबंदी रहनी चाहिए या शराबबंदी को हटाना चाहिए? अभी क्या स्टैंड है आपका? हमारी महागठबंधन की सरकार थी, वही 2 अक्टूबर 2016 को पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू हम लोगों ने किया था, इस मंशे से कि बिहार को एक कोड़ से हम मुक्त करा पाएंगे। लेकिन एनडीए की सरकार ने इस कोड़ से मुक्त बिहार को नहीं करा पाया, और इसमें दर्जनों में संशोधन करने के बावजूद भी अकूट संपत्ति अर्जित किए गए इसमें लगे हुए लोग जिनके ऊपर निगरानी की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अकूट संपत्ति अर्जित की। यहाँ तक कि थाना में चूहा शराब पी जा रहा है, ऐसे रिपोर्ट बिहार में आए। तो एक मजाक का पात्र इन लोगों ने बना दिया, एक कमाई का जरिया बना दिया, एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी, 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी इस राज्य में विकसित इस सरकार के देख रेख में किया गया। सरकार के कई मंत्री के रिश्तेदार इस शराबबंदी को धंधे में पकड़े हैं। सदन हम लोगों ने बाधित किया, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई सरकार में नहीं हुई। ठीक, कुंतल जी, अभी तक जितना निष्कर्ष निकले इस डिबेट का, चूंकि असितनाथ तिवारी जी कह रहे हैं कि शराबबंदी हटाने के पक्ष में नहीं है कांग्रेस, यही सतीश जी भी कह रहे हैं, लेकिन दोनों का लबोलुआब निकाला जाए तो इस पर विचार तो करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हम विचार के पक्ष में हैं, आपको बैठ के सोचिए कि कहां पर गड़बड़ी हुई है, विपक्ष को भी साथ में लीजिए और फिर इस पर मंथन कीजिए कि गड़बड़ी कहां हो रही है, इसको हटाने से क्या नुकसान है, इसको लागू करने में कहां चूक हो रही है। संतोष जी, अभी 2 एजेंसीज के सर्वे पब्लिश हुए हैं जिसपे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक तो आपने बताया NCAER, और दूसरा एक रिपोर्ट पब्लिश किया है इन्होंने, एक इकोनॉमिस्ट हैं हमारे यहाँ, रत्ना सहाय जी, देश की जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं, माइक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ बिहार डेवलपमेंट अचीवमेंट्स, अनफिनिश्ड एजेंडा एंड द वे फॉरवर्ड। ये 2 रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जिसके बाद बहुत सी बातें निकल के आई हैं। ये दोनों रिपोर्ट्स जिस पर्सपेक्टिव को लेके चल रहे हैं, इसके अलावा संतोष जी काफी चीजें हैं शराबबंदी से जुड़ी हुई। ये दोनों रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि साहब शराबबंदी बंद होने के बाद सूखा नशा पे क्या इंपैक्ट पड़ा, हमारे रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इन सारी चीजों के बाद भी कुछ और है।
हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, अभी हमारी बहन अनुप्रिया बता रही थी। डोमेस्टिक वायलेंस से होने वाले लिटिगेशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, हमारे हेल्थ, जो हमारा हेल्थ है बिहार के अमूमन लोगों का, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा। असीत नाथ तिवारी जी कह रहे थे कि सर्वेज नहीं हुए। बिहार में एक एजेंसी है आद्री और दूसरी राष्ट्रीय एजेंसी है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। 3-3 साल पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है वो बिहार सरकार को शराबबंदी का असेसमेंट करके देती है। आद्री हर 2 साल पे बिहार सरकार का शराबबंदी पे सोशल इकोनॉमिक असेसमेंट करके देती है। और 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी तो पहले शराबबंदी लागू हुई, उसके बाद पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। कैबिनेट का कलेक्टिव डिसीजन था और साथ ही साथ बिहार के हर राजनीतिक दल का यह एक संकल्प था। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई थी, शपथ लिया था। 2 इलेक्शन हुए उसके बाद, दोनों इलेक्शन में बिहार की जनता ने शराबबंदी, दोनों इलेक्शन में बड़ा मुद्दा था, दोनों इलेक्शन में बिहार की जनता ने शराबबंदी पे मुहर लगाई। पर संतोष जी, एक महत्वपूर्ण बात है, आज मांझी जी या दूसरे जो सामाजिक जिंदगी में रहने हुए बड़े स्ट्रेचर के नेता हैं, वो जब बात उठा रहे हैं तो सारे पहलुओं पे चर्चा होनी चाहिए। शराबबंदी कैबिनेट का कलेक्टिव डिसीजन था, संयुक्त निर्णय था। उसी कैबिनेट में मांझी जी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी भी हैं। उसी कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड के भी हमारे साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं। और विधानसभा में जब सबकी सहमति से यह बात निकली थी तो उसी विधानसभा में आज कांग्रेस भी है, बाकी दल भी है। एक जब संयुक्त निर्णय हुआ था, सरकार बार बार इस पे करती है समीक्षा करके और सबके साथ बातचीत करके यही निर्णय निकलता है कि शराबबंदी को लागू करना चाहिए। और अभी तो मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे हैं कि नशाबंदी, पूर्ण नशाबंदी बिहार में लागू हो जानी चाहिए। इन प्रैक्टिकल अगर कहीं कुछ लैकुना है तो हम उसे बंद करने पे लगे हुए हैं। आपकी रिपोर्ट बता रही थी ना अभी 3 दिन पहले, सूखा नशा कितने अरबों का पकड़ा गया, शराब पकड़ी जा रही है। इसका मतलब है कि तस्कर अगर नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इतने विजिलेंट हैं कि हम उस पर छापेमारी करके रोक रहे हैं। एक पहलू ये भी है ना कि वो जो एनसीईआरबी वो आपको सजेशन भी दे रही है कि पूर्ण शराबबंदी खत्म कर नियंत्रित और कड़े नियम लागू हो, शराब का एक्साइज ड्यूटी लगाकर राजस्व बढ़ाया जाए, टैक्स के पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर हो और पुलिस प्रशासन शराब पकड़ने के बजाय जो कानून व्यवस्था है उस पर ध्यान दे। संतोष जी, एनसीएईआर की जो सजेशंस हैं वो एक पहलू के सजेशंस हैं, मैं मान रहा हूं। साथ में हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमें यह भी तो सजेस्ट कर रहा है कि हर तरीके की नशाबंदी बंद की जाए जिससे कि स्वास्थ्य पे खर्च होने वाला पैसा कम हो। और जब हम इकोनॉमिक्स की इन टोटो बात करते हैं तो फिर हम सारी चीजों को लेके चलते हैं ना। हमारा लीगल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हुआ है, हमारे यहां एक्सीडेंट्स होते थे, हमारे यहां ट्रॉमा केसेस कम हुए हैं, ये सारी चीजें भी हैं संतोष जी। पर इन सब के बाद मैं कह रहा हूं कि ये एक सामूहिक निर्णय था, सरकार नहीं बिहार की जनता का निर्णय था। इस पे बातचीत अगर होनी है तो सबके साथ होनी है और सारे पहलुओं पे होनी है। जब हम बातचीत करेंगे तो फिर ना हम एनसीआर की रिपोर्ट को अनदेखा करेंगे, ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को अनदेखा करेंगे, फिर तो ना हम संतोष जी की बात को अनदेखा करेंगे, ना मांझी जी की बात को अनदेखा करेंगे, और साथ ही साथ हमें अनुप्रिया जी की बात भी सुननी है। क्योंकि एक जब सामूहिक निर्णय होता है तो सबके साथ बातचीत करके ही निर्णय लिया जाता है। जी, मैं हम की तरफ जा रहा हूं। श्याम सुंदर शरण जी, आपकी पार्टी, खासकर आपके जो शीर्ष नेता हैं, वो समय समय पर शराबबंदी को लेकर ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं जिससे कि आप ही की सरकार कटघरे में आ जाती है या ये शराबबंदी जो नीति है उस पर सवालिया निशान बन जाता है। अभी आपके नेता का, आपकी पार्टी का स्टैंड है सरकार को रिपोर्ट के व्यवहारिक पहलुओं पर सोचना चाहिए। कौन से व्यवहारिक पहलू जिन पर सोचने की जरूरत है? देखिए, हमारे नेता ने शुरू से ही, जब से शराबबंदी हुई उसके बाद से उन्होंने सामाजिक जीवन में जिन चीजों को देखा, खास तौर पे जो गरीबों के साथ, दलितों के साथ जो परेशानियां आई, वो लोग जब आकर बताते थे तो उस पर उन्होंने कई बार सवाल उठाए और जिसका नतीजा हुआ कि उस पर कई बार समीक्षा हुई और कानून में बहुत सारी ढील हुई। जैसे
असित नाथ तिवारी जी बता रहे थे कि घरों को जब्त कर लिया जाता था, गाड़ियों को जब्त कर लिया जाता था, तो कई तो बहुत कड़े कानून थे। राष्ट्रीय जनता दल अभी बता रहा है यही लोग थे जब उन लोगों ने उतने कड़े कानून लागू करवाए। उस समय संतोष जी कैबिनेट में नहीं थे, शायद हमारे भाजपा के प्रवक्ता भूल गए। उस समय राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस शामिल था, हम लोग एनडीए के पार्ट थे, लेकिन बाद में फिर चीजें बदली और उसमें बहुत सारे बदलाव हुए। आज भी मांझी जी ने यह नहीं कहा कि शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए, और मांझी जी तो मुझे लगता है कि शराबबंदी के सबसे बड़े आइकॉन होंगे अगर पूरे दुनिया में देखा जाए, पूरे देश में देखा जाए और बिहार में देखा जाए तो। मांझी जी जिस परिवार से आते हैं, जो समाज से आते हैं, वहां शराब का खुलेआम सेवन होता था। और लेकिन उसके बाद भी मांझी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी जो आज कैबिनेट के सदस्य हैं, उन लोगों ने अपने मुंह में कभी शराब को लगाया नहीं और कभी भी शराब का सेवन नहीं किया। तो शराबबंदी के तो सबसे बड़े आइकॉन हैं। लेकिन हाँ, जो गरीबों के उत्पीड़न का सवाल है, जो लाखों लाख आप मुकदमे देखेंगे, लगभग 11 लाख से ज्यादा मुकदमे हुए, 17 लाख के आसपास गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारे केसेज अभी भी लगभग 6 लाख के आसपास केसेज अभी भी चल रहे हैं। उसमें जब आप आंकड़े उठाएंगे तो उसमें गरीबों का भरमार मिलेगा, दलितों का भरमार मिलेगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। वो गलत केसेस थे, संलिप्तता नहीं थी उनकी। मैं पूरी बात कर दूं, गलत केसेस नहीं थे। मैं पूरी बात कर दूं, गलत केसेस कौन कह रहा है गलत केसेस थे या नहीं थे, वो भी एक समीक्षा का वो अपना रिपोर्ट देखा जाएगा। लेकिन उसमें जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जो लोग सबसे ज्यादा उसमें कह लीजिए कि चिन्हित किए गए या जो भी हुआ, उसमें वो सुधार की बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे कानून में अब धारा 41 से बताता है कि उसमें आप अगर 7 वर्ष से कम की सजा है तो आप उसको इमीडिएट बेल दे सकते हैं, उसको तुरंत जेल डालने की आवश्यकता नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, तो उसी को उसमें से लागू कर दिया जाए। या एक छोटा सा सवाल है अभी देखिए, बिहार में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या किसकी है? एलिट क्लास के लोगों की है, मिडिल क्लास लोगों की है, या लोअर मिडिल क्लास लोगों की है, या जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनकी? जहरीली शराब पीने से कौन ज्यादा, किनकी ज्यादा मौत हुई है? यही तो हम कह रहे हैं भाई कि जो बनाने वाला है, जो इसको बना रहा है, वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और वैसे लोगों पर कड़े कानून और लागू होने चाहिए। शराबबंदी की समीक्षा का मतलब यह नहीं कि कानून को निरस्त कर देना चाहिए या उसको और ढीला कर देना चाहिए। इसमें है कि अगर कोई एक बोतल शराब पीकर लेके जा रहा है या पकड़ा जा रहा है या पी करके पकड़ा जा रहा है, उसकी अपेक्षा में जो शराब बना रहे हैं, जो उसके माफिया हैं, उनको चिन्हित कर करके, और फिर जो लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनको बहुत ज्यादा इन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है, उनको उस तरह से कैसे हम आपने व्यवहारिक पहलू की बात की, मैंने व्यवहारिक पहलू पर आपसे सवाल पूछा था। ये व्यवहारिक तौर पर ये पॉसिबल है पुलिस के लिए कानून इस तरह का बनाना, जैसी आप बात कर रहे हैं इस समय, कि गरीब आदमी उसको कानून पुलिस नहीं बनाती है, कानून सरकार बनाती है। आप व्यवहारिक तौर पर इसको बना सकते हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक पौवा कोई बोतल शराब लेकर जाए तो उस पर केस नहीं होना चाहिए, किसी के पास जखीरा मिले तो उस पर केस हो, ये पॉसिबल है। और फिर घर में एक पौवा पीने के बाद वो उद्दंडता नहीं करेगा, इसकी कौन गारंटी लेगा? हमने कहा कि अरे भैया, तो किसी के हाथ में कट्टा मिले, किसी के हाथ में 47 मिले, दोनों को बराबर सजा है क्या? आप बता दीजिए। ठीक, मैं जरा हर चीज की एक अपना पहलू होता है। जरा मैं सोनाली जी का ले लूं, उसके बाद अगर कोई बनाने में लिप्त है और कोई बनाने में लिप्त है और कोई सेवन कर रहा है, दोनों में फर्क है। तो दूसरी चीज कि मैंने यह कहा कि आप एक समीक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि हम उसको किस तरह से, जैसे पहले मानव श्रृंखला लगा करता था, पहले कई तरह की चीजें हुई, रिहेबिलिटेशन के लिए जो ताड़ी बनाते थे उनको 1-1 लाख रुपया दिया गया, तो इस तरह की कार्य योजना जो थी उसको और ज्यादा हम मजबूती से ले जाएं, और ज्यादा कानून को लचीला किया गया। 2022 में समीक्षा हुई, कानून को और लचीला किया गया। ये 2 समीक्षाएं तो मुझे जानकारी है। बिल्कुल, तो ऐसा तो है नहीं कि 2016 के बाद कोई समीक्षा नहीं। मांझी जी ने कहा, उस समय भी मांझी जी ने ही कहा था कि समीक्षा होनी। सोनाली जी से मैं एक जरा देखिए, कोई बात है, लोकतंत्र। सोनाली जी, 2015 में जब आप 2025 में जब आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, तब आपके नेता का स्टेटमेंट था कि उनकी सरकार बनते ही पहले 24 घंटे में जो पहला काम किया जाएगा वो शराबबंदी कानून को हटाने का काम किया जाएगा। अब आपका टेक क्या है? जी
हमारा टेक जो 2025 में हमारा नेता ने कहा, आज भी हमारा वही स्टैंड है। मतलब और आप जो कि हम पहले कहते आ रहे हैं, शराबबंदी आज भी वही कहते को हैं खत्म कि करने की शराबबंदी वकालत कानून- कर रही हैं। जी, मुझे पूरा करने दें। जी, शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरह से डिफंक्ट है। ये बात हम तभी भी कह रहे थे और ये बात हम आज भी कह रहे हैं। और जिस ढंग से जिस रिपोर्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, NCEAR की रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, ये भी रिपोर्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि शराबबंदी बिहार में लागू नहीं है। जिस उद्देश्य से इसे किया गया था लागू बिहार में, वो कोई भी उद्देश्य हम अचीव नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे समीक्षा रिपोर्ट की बात कही गई है, आदरी की रिपोर्ट्स की बात कही गई है, उसमें एक संस्था DMI है, उसने भी रिपोर्ट की है। और इसके अलावा अनेक इंडिपेंडेंट स्टडीज भी बिहार में की गई हैं। अगर आप दोनों NCEAR की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की बात करें और आदरी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की बात करें, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये रिपोर्ट्स यहाँ पे NCEAR की रिपोर्ट बताती है कि ये शराबबंदी कानून यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है। जो भी ऑब्जेक्टिव रखे गए थे कानून से पहले, वहां पे कुछ भी अचीव नहीं हुआ, चाहे वो महिला के प्रति अपराध को लेके हो, सड़क हादसे को लेके हो या अन्य क्राइम को लेके हो, उसमें गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती है, जो कि ये रिपोर्ट कहती है, NCEAR की रिपोर्ट। लेकिन सेम टाइम पे जो आदरी की रिपोर्ट है या फिर DMI की रिपोर्ट है, वो इस शराबबंदी के पॉजिटिव पहलू की बात करते हैं। वो बताते हैं कि हर जगह फायदा मिला है, क्राइम रेट में घटाव देखने को मिला है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे सरकार से है, आपकी डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी है, केंद्र और राज्य सरकार में भी है। जब दोनों इम्पैक्ट स्टडी है, तो दोनों के फाइंडिंग्स में इतना अंतर क्यों, दोनों कहीं पे भी कन्वर्ज क्यों नहीं करता? तो ये बात तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हो रही है कि इम्पैक्ट स्टडी हो सकता है कि आप थोड़े बहुत डेटा में के मार्जिन में आप डिफरेंस दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट फाइंडिंग्स आ रही हैं। तो किस रिपोर्ट को हम माने, किस रिपोर्ट को ना माने? तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज जिन्होंने स्टडीज की, शायद उन पे हम उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकते हैं, जो कि आदरी है या फिर DMI है। और यहाँ पे जो सरकारी एजेंसी है, वो यहाँ पे जो तथ्य दिखा रही है, वो बिल्कुल अलग दिखाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं स्टडी को भी मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जाता है, जो कि यहाँ पे सच्चाई निकल के सामने नहीं आती है। आपकी स्टडी दूसरी बात यहाँ पे मैं डिबेट के शुरू में ही कही गई, जनता की पार्टी आप दावा करते हैं, जनता के बीच में रहने का दावा करते हैं, आपकी स्टडी क्या कह रही है? इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जिसके साथ आप जा रहे हैं? और अगर इनमें से भी आपको किसी पर भरोसा नहीं है, तो आपके पास कुछ डेटा होगा? बिल्कुल, बिहार में शराबबंदी नहीं है। आपको ने कुछ दिन पहले उपचुनाव में यह भी देखा होगा कि बांकीपुर की गली में एक पुलिस ऑफिसर या पुलिस SI या जो भी वो पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत दिन दहाड़े रोड पे प्रेजेंट था। और अनेक उदाहरण, जो गिरफ्तारी की हम बात करते हैं, हुच की हम बात करते हैं, यानी केसेस हमें देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल जो जमीनी सच्चाई है वो NCEAR की रिपोर्ट से मैच करती है, लेकिन जो बिहार सरकार ने अपने इस एक्ट को बिल्कुल सक्सेसफुल साबित करने के लिए जो रिपोर्ट पब्लिश की, वो इससे मेल नहीं खाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टडीज को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया गया है। शराबबंदी बिहार में लागू ही नहीं है, आप ये कह रही हैं कि शराबबंदी बिहार में लागू नहीं है, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में वादा आपकी मैनिफेस्टो में उसको क्यों जगह दी गई? जब जो चीज लागू नहीं है उसको हटाई गई कैसे? हम तो यही कह रहे हैं कि शराबबंदी का ये जो फ्लॉप कानून है, जो बिल्कुल डिफंक्ट है, इसे हटना चाहिए। क्योंकि आप ये इसकी जगह क्या लेकर आएंगे? जमीन इसको कड़ा करेंगे और इसको शराबबंदी बात में थोड़ा स्पष्ट करते चलिए। इसको हटाकर कड़ा कानून बनाएंगे या जैसे पहली स्थिति थी, जगह जगह है ठेके खोल देना, वो वाली स्थिति पर जाएंगे, रेवेन्यू कमाने की कोशिश करेंगे? हमने बिल्कुल यही कहा है कि जब भी शराबबंदी अगर हमारी सरकार आती है, तो अगर इसे हटाते हैं तो इसके लिए जो नियम कानून बनाए जाएंगे, बिल्कुल कंट्रोल्ड तरीके से बनाए जाएंगे, स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाए जाएंगे, पब्लिक गवर्नमेंट द्वारा। ये शराबबंदी तो रहेगी ना? राज्य में हमने देखा है कानून कड़ा किया जाएगा, शराबबंदी तो रहेगी ना? हमने ये कहा कि शराबबंदी कानून नहीं रहेगा क्योंकि ये डिफंक्ट है। ये बात मैंने शुरू में भी कही और मैं अभी भी इस बात को दोहरा रही हूँ। और जब भी शराब बंदी को हटाया जाएगा, तो जो नए नियम लाए जाएंगे वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होंगे, स्ट्रिंजेंट होंगे, रेगुलेटेड होंगे गवर्नमेंट द्वारा, जिससे जो समाज में एंटी सोशल एलिमेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। आप या तो कंफ्यूज हो रही है, मुझे कंफ्यूज कर रही है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा, इस कानून को हटाकर जब आप कानून बनाएंगे तो शराब पीने पर ही पाबंदी होगी ना, या शराब पीने पर पाबंदी हट जाएगी? जब शराबबंदी का कानून ही नहीं रहे तो शराब पीने पे पाबंदी क्यों रहेगी? मतलब शराब पिएंगे लोग? खुले तौर पे हम कहते हैं कि कोई भी शराब खरीद के पी सकता है, ये कह रहे हैं? शराबबंदी नहीं रहेगी तो पिएंगे शराब, लेकिन जिस ढंग से अनरेगुलेटेड तरीके से सरकार इस पर मुझे एक वाक्य याद आ गया। मुझे पूरी वाक्य याद आ गया, मैं फिर भूल जाऊंगा। मुझे पूरी बात करनी दीजिए। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ वो वाक्य है, डिबेट की शुरुआत में
एक लड़का था मेरे साथ, की शुरुआत में मैंने उससे सैंपल साइज पूछा, की बात कही गई। मैंने तो उससे मैं ये प्रशांत बात किशोर कहना को लेकर चाहती हूं पूछा था कि जो जी, भी पहले आप स्टडी कर किया लीजिए गया है कंप्लीट। बिहार की ज्योग्राफी पे ही किया गया है, बिहार की जमीन पे ही किया गया है। तो अगर ये सिलेक्टेड सैंपल भी है तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो बिहार के लोग ही हैं, बिहार की जमीन से ही वो सैंपल सेलेक्ट किए गए हैं। और अगर ऐसे 100 केसेस भी अगर आपने आइडेंटिफाई किए हैं तो वो बिहार सरकार की नाकामयाबी को ही दर्शाता है। इस बात को मानिए, आप सैंपल साइज पे सवाल उठा के अपनी फेलियर को नहीं ढक सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो वाकया बता दूं, मेरे साथ एक लड़का था, मैंने उससे पूछा कि जब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की बात है, मैंने कहा कि सारे मैनिफेस्टो आ चुके हैं, क्या लग रहा किसके साथ जाओगे? बिहार का ही लड़का है वो, आरा का लड़का है वो। उसने मुझसे कहा कि प्रशांत किशोर की सब बातें एक तरफ, जब वो ये कहते हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी और शराबबंदी कानून को वो हटा देंगे, बस डिबेट यही खत्म। सिर्फ इसी पॉइंट पर वो जन स्वराज पार्टी को वोट नहीं करेगा, उसने ये उसका कमिटमेंट था, आरा का लड़का था। कुंतल कृष्ण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संतोष जी, पहली बात तो प्रशांत भले ही बिहार के लिए प्रवासी हों, लेकिन सोनाक्षी तो यहीं रहती हैं। आज के बिहार में और 2016 से पहले के बिहार में अगर इन्हें अंतर नहीं दिख रहा है तो मैं याद दिला दूं, आज मैं प्रशांत के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन जन स्वराज का कोई भी सदस्य, कोई भी जन स्वराजी शराब पी करके जरा सड़क पे चलते दिख जाए। दूसरी बात, डीएमआई एक प्राइवेट एजेंसी नहीं है, डीएमआई बिहार का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तीसरी बात, ये दोनों स्टडीज इसलिए नहीं कन्वर्ज कर रही हैं क्योंकि दोनों स्टडीज का स्फेयर ऑफ स्टडी अलग अलग है। एक सिर्फ इकोनॉमिक इंपैक्ट पे बात कर रहा है, दूसरा सोशियो हेल्थ इकोनॉमिक इंपैक्ट पे बात कर रहा है। और चौथी बात कि राजद तो शराब बनाने वाली कंपनियों से पैसा लेती है, तो शराबबंदी हटवाना चाहती है। अब क्या प्रशांत को भी और जन स्वराज को भी शराब बनाने वाली कंपनियां पैसा दे रही हैं? शराबबंदी कानून का इंपैक्ट बिहार में है संतोष जी, बिहार के किसी आदमी से पूछिए, आपको कहीं पे भी शराब पी करके शाम को लड़ते लोग नहीं मिलेंगे। सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि 70 से 75% ही इंप्लीमेंट हो रहा कानून, 25 से 30% उस कानून में ठीक है। संतोष जी, अरे भाई चलिए मान ली आपकी बात, मान ली लकुना है, लूप होल है, उसको हम बेहतर करेंगे ना, उसको हम बेहतर करेंगे। मांझी जी कह रहे हैं ना कि भाई प्रैक्टिकल चीजों पे, व्यवहारिक चीजों पे आप विचार कीजिए। व्यवहारिक चीजों पे ही तो विचार करते हुए जो नियम बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट थे उनको ऐसा बनाया गया कि व्यवहारिक हो जाए। भाई अगर कोई गरीब व्यक्ति गलती कर बैठता है तो उसके लिए वैसे रास्ते बनाए गए कि चलिए भाई अगर आप एक बार गलती करें, अपनी गलती मान लीजिए। और एक बात और संतोष जी मैं कहना चाहूंगा, यह हूच वाली थ्योरी में बाई नहीं करता हूं। जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के लोग मरते हैं। जहरीली शराब बनाने वाले मौत के सौदागर हैं और वो हर जगह है। हमें जरूरत है उन सौदागरों को पकड़ करके, ढूंढ करके, पकड़ करके उनको जेल के अंदर डालने की अनुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही हैं, और अनुप्रिया जी उसमें ये भी ऐड कीजिएगा, ये तो बात ठीक है ना कि पुलिस प्रशासन की पूरी इस समय ताकत शराब कहां से आ रही है, शराब कौन लेकर आ रहा है, या किन गांवों में शराब बन रही है वहां पर खप जा रही है, बाकी जो क्राइम है उन पर या बाकी जो इश्यूज हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उन पर पुलिस का फोकस कम हो जा रहा है। नहीं संतोष जी, ये बातें आपने जो मुझे पुलिस की जिम्मेदारी की बात की, ये दो अलग अलग विषय हैं। निश्चित तौर पे हमारी पुलिस के ऊपर ये एक जिम्मेदारी बढ़ी जरूर है, मैं इससे दरकिनारा नहीं कर रही हूँ कि उनके लिए, और ये दबाव अगर बढ़ा भी है तो क्योंकि ये शराबबंदी कानून जो है वो समाज सुधार का कानून है और ये प्रशासन समाज को सुरक्षित रखने के लिए ही है, और वो तय कर ये देख भी रही है और लगातार पकड़ भी रही है। और हमारी जो कानून में व्यवस्था बदलाव की बात है, जो हमारे प्रवक्ता कह रहे थे, उनके मैं एक बातों से सहमत हूं कि कानून में जिस तरह से जो शराब बना रहे हैं, जो कि एक क्राइम है, क्योंकि आपके यहाँ बिहार में शराबबंदी लागू है और अगर उसके बाद आप शराब बना रहे हैं तो इसका मतलब कि आप कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं, और वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो पीने वाले हैं। उसमें बहुत मुझे लगता है ढिलाई भी हुई है, उसमें बदलाव भी हुआ है,
लेकिन मुझे सोनाली जी की बातों को सुन के बहुत आश्चर्य हुआ, और मुझे ये भी मैं इनको सुनिश्चित कर दूं कि आप बिहार घूम जाइए। बांकीपुर चुनाव जीतने से आप अपने आप को बहुत बड़ा आप समय अचीवमेंट हो रहा है, और ऐसा फैसला आप लेने की बात कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी हटा देंगे। थोड़ा बिहार घूम लीजिए और 2025 का विधानसभा चुनाव भी याद कर लीजिए। और संतोष जी समझिए, अंतर समझिए, एक पॉलिटिकल सामाजिक चिंतन करने वाली पार्टी और व्यवसाय से उत्पन्न हुई एक व्यक्ति की राजनीतिक में कितना अंतर है। उसके लिए व्यवसाय कितना महत्वपूर्ण ये समझिए, और हमारे लिए सामाजिक सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महिलाओं के आत्मनिर्भर हमारी चिंता का विषय है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा चिंता है। और इनकी चिंता क्या है कि ये कैसे व्यवसाय के बारे में, व्यवसाय का की चिंता, बिहार के रेवेन्यू की चिंता हमें है, तो हम टूरिज्म पर बात कर रहे हैं, हम अन्य विषय पे बात कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, हम वहां डेवलपमेंट करेंगे, ना कि हम शराबबंदी कानून को हटा करके और महिलाओं को सुरक्षित कर दे। और 90 के पहले के उस दौर को ले आए जो कि आरजेडी के प्रवक्ता बड़ा अच्छा कह रहे थे भाई, कि शराब कानून में जो बाद में सरकार का संलिप्तता होती है। तो जरा बता दीजिए कि आप वैसे लोगों से, शराब बेचने वाले लोगों से आपके तो रिकॉर्ड है, आपने तो चंदा लिया है। आत्मचिंतन करना उनको चाहिए कि जिनको जनता ने दरकिनारा की है। और जनस्वराज के सतीश जी से एक जवाब ले लूं मैं, सतीश जी, उसके बाद आसिफ जी के पास आऊंगा। उनको इस बार अगर चुनाव उनको समझना है इनकी स्थिति क्या है, तो 2025 का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। बिहार की जनता इनको लथाड़ते हुए बिहार से बाहर निकालेगी कि व्यवसाय करना बंद कीजिए, अपनी राजनीति अपने पास रखिए, बिहार की महिलाओं की चिंता जरूरी है। संतोष जी, अनुप्रिया जी बोल रही थी खास करके कि आपने 2005 से लेके 2015 तक देखिए, जब एनडीए की सरकार थी तो हर एक गांव में, हर एक पंचायत में ठेका बांटने का काम किया इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को। और जब महिलाओं का प्रेशर पड़ा और जब हम लोग सरकार में आए तो हम लोगों ने शराबबंदी कानून लागू किया। लेकिन इनकी नीति और नियति कैसी है? आपके मुख्यमंत्री कौन थे? ये अच्छा है। जब इनके मंत्री के भाई के स्कूल में बड़ा खेप पकड़ाता है तब वो मकान सीज नहीं होता। लेकिन वही हम के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि 17 लाख में 17 लाख में लगभग लोग, गरीब लोग को जेल में आपने डाला, माफिया लोग को कितना डाला? माफिया लोग तो जदयू कार्यालय में 2 करोड़ का चेक फेंक के जाते हैं। अच्छा, शराबबंदी आपने लागू की थी, एक मिनट, शराबबंदी आपने लागू की थी, कार्रवाई इन्होंने जेडीयू ने की। शराबबंदी आपकी सरकार ने लागू की और कार्रवाई करने जेडीयू आ गई। चेक फेंक के जाते इन्होंने इलेक्शन। इन 17 लाख में से कुछ तो आपने भी गिरफ्तार करवाए होंगे जब शराबबंदी आपने लागू की। हमने जब जहरीली शराब से मौत हुई, हमारी सरकार थी, हमने कहा कि आप मुआवजा देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने सदन में खड़ा होकर कहा कि जहरीली शराब से जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको मुआवजा देंगे। हमने बदलाव किया। नहीं सतीश जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं संतोष जी, पहली बार फिर करके आएंगे, पालन भी यही कर रहा है और गिरफ्तार हमने करा दिया। और जहाँ पे जो लोग मर रहे हैं इनको इन्होंने कितना सुंदर कहानी बता रहे हैं। ये जनता नहीं समझती है तो माफिया के पक्ष में काम करते हैं। सतीश जी जनता को समझाइए। ठीक, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, मैं आसिफ जी की तरफ जा रहा हूँ, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। 2 और मेहमान है मेरे पास अभी। आसिफ जी, एक महत्वपूर्ण बात की अनुप्रिया जी ने कहा कि रेवेन्यू को जो नुकसान हुआ है 14 से 15%, उसको बढ़ाने के लिए हम टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप पर लगे रहेंगे तो बिहार जैसे बड़े राज्य के साथ हम छल कर रहे होंगे। अनुप्रिया ने अच्छी बात कही है। और इकोनॉमिक्स में एक सूत्र होता है, कंजम्पशन क्रिएट्स रेवेन्यू। बिहार में जो कुछ भी उपलब्ध है उसका कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए। जैसे आप पेट्रोल और डीजल, जो बॉर्डर इलाके हैं वहां लोग नेपाल और उत्तर प्रदेश, झारखंड से जाके ले लेते हैं, क्योंकि बिहार में इनकी कीमतें बहुत ज्यादा है। पटना में आप देखिएगा झारखंड नंबर की गाड़ियां बहुत मिलेंगी, क्योंकि 60,000 से लेकर 6 लाख तक का अंतर हो जाता है। झारखंड में सस्ती मिल जाती है गाड़ियां। तो इसका कंजम्पशन अगर बढ़ाना है तो टैक्स में सुधार करना पड़ेगा। आप पेट्रोल डीजल का टैक्स सुधार दीजिए, गाड़ियों का टैक्स सुधारिए। ऐसे कई सारे बिंदु हैं जिस पर अगर सरकार बात करे तो हम सुझाव देने को तैयार हैं। इससे आपके यहाँ बिक्री बढ़ेगी, आपका राजस्व बढ़ेगा। राजस्व के घाटे की भरपाई करने के लिए अगर सरकार चाहे तो हम सुझाव देने को तैयार है। और कंजम्पशन क्रिएट्स रेवेन्यू, इकोनॉमिक्स का साधारण सूत्र है, इस पर सरकार काम करे और इससे हम इस राज्य को आगे ले जा सकते हैं। शराब से किसी राज्य को आगे नहीं ले जा सकते। यह आश्चर्य है कि जिनका चुनाव चिन्ह बसता है स्कूल बैग, वो शराब की पैरोकारी कर रहे हैं।
ये दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। इसलिए हम इकोनॉमिक्स के एक साधारण से सूत्र को पकड़े और रेवेन्यू को जनरेट करें। श्याम सुंदर जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, उसके बाद आ रहा हूं सोनाली जी, उसके बाद आ रहा हूं। नहीं, मैं केवल ये कह रहा था कि हमको सामाजिक चिंतन को भी देखना चाहिए और हमने कभी भी शराबबंदी के खिलाफ बात नहीं की। हमारे नेता ने कभी शराबबंदी को खराब नहीं कहा है, बस उसको सुधारने की बात की है। और एक लाइन में अपनी बात कहूंगा कि आप देखेंगे कि गरीबों की बस्तियों में जब कोई शराब का मामला होता है तो घरों के घरों में पुलिस जाती है, कई लोगों को पीटे जाते हैं, कई लोग बहुत तरह से बुरी तरह से उससे प्रभावित होते हैं। तो इन चीजों पर भी एक डेटा आना चाहिए कि भाई हम उनके बच्चों का क्या होता है। जो गरीब मजदूर है वो अगर कहीं शराब पी करके आ रहा है, वो पकड़ा गया, वो जेल में चला गया, फिर उसके पीछे 5 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसका परिवार है, उसका क्या हो रहा है। इन बच्चों को भी, इन चीजों को शराब भी पीने सरकार वाला को ना समझना सोचे, चाहिए। ये और शराब उस पर पीने हम वाला ना विस्तारित सोचे रूप कि से मैं शराब पी रहा हूं और मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ये दूसरा व्यक्ति सोचे। नहीं, तब तो आप आतंकवादियों के बच्चों के बारे में सोचने को कहते हैं और आप यहाँ कह रहे हैं शराब पीने वाले ना सोचें। अरे शराब एक सामाजिक बीमारी है, ये कोई व्यक्तिगत इस तरह का आतंकी घटना नहीं है जिसको आप जिस रूप में बताने का प्रयास करें। मेरी है ना, मेरे परिवार की नहीं संतोष जी, नहीं, दोनों जिम्मेवारी है। तब तो सरकार ने अभियान चलाया कि हम लोगों को स्कूलों तक ले जाएं, स्कूल तक ले जाने के लिए आप मिड डे प्लान बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये भी कहें कि उनकी जिम्मेवारी। अगर जनता पर ही सारी जिम्मेवारी छोड़ देनी है तब तो फिर पहली जिम्मेदारी किसकी है? तब तो फिर इस पर भी छोड़ दीजिए, तब इस पर भी छोड़ दीजिए कि लोग पढ़े ना पढ़े, लोग शराब पिए, मरे कटे, जो हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं आपकी भाषा में। ये कैसी बात आप कर रहे हैं जी? संतोष जी, नहीं, कहाँ की बात कहाँ नहीं बोल रहे हैं। कोई अपराधी है, शराबी है, इसमें उसके बच्चे का कोई गुनाह नहीं है और वो बच्चा अगर स्कूल नहीं जा पाया अपने पिता की वजह से, मैं जानता हूं, उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा ना। इनका सोशल सिक्योरिटी श्याम सुंदर जी का तर्क, सरकार की जवाबदेही है। श्याम सुंदर जी का तर्क यह है कि शराब पीकर कोई व्यक्ति आ रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो गई, चूंकि कानून तोड़ा है उसने, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बच्चों का क्या होगा? उसके बच्चों का क्या होगा, इसलिए उसको छोड़ा जा सकता है तो उसका बच्चा पढ़ सके। कानून नहीं टूटा क्या? 41 से क्या कहता है? उसका सोनाली जी की तरफ जा रहा हूं, सोनाली जी की तरफ जा रहा हूं, सोनाली जी उसके बाद आ रहा हूं, उसमें इमीडिएट उसके बाद कुंदन जी लास्ट कमेंट आपका। सोनाली जी जी, यहाँ पे बहुत सारी बातें कही कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अगर ये कानून बिल्कुल सही तरीके से बिहार में लागू होता तो हम इसकी तरफदारी करते, इसके सपोर्ट में बात करते। लेकिन ये कानून फर्जी है बिहार में, हर एक ऑफिसर्स पुलिस में इसमें लग गई है और जिस ढंग से पूरा ये नेटवर्क बन गया, हम इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है लाखों रुपए के शराबों को पकड़ने के लिए, तो जिस ढंग से रेवेन्यू का वेस्टेज है ये यहाँ पे हम देखते आ रहे हैं। अभी आपने रेवेन्यू की भी बात की, 14 से 15% का हमने लॉस देखा है और किस ढंग से बिहार की ट्रेजरी पे आज ताला लगा है, ये भी हमने देखा है। तो कभी भी आपने टूरिज्म की बात की, लेकिन क्या वो गैप हम भर पाए? क्या उस गैप को हम कॉम्पनसेट कर पाए? हम नहीं कर पाए। तो सीधा यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि आप शराबबंदी कोशिश कर रहे हैं, नहीं है तो इस पूरे सबसे आसान जवाब है कोशिश करना। हर व्यक्ति के हाथ में शराब की बोतल सरकार कोशिश के बल पे नहीं चलती है, जनरेट सरकार करना अपने नियम के हिसाब से चलती है, अपने रिपोर्ट्स के हिसाब से चलती है। तो ये अभी तक 10 साल के अंतर अगर ये जो इम्पैक्ट था वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। उसके अलावा आपने सक्सेसफुली शराबबंदी तो लागू नहीं किया, लेकिन साथ में आपने एक पैरेलल सिस्टम सूखे नशे का खड़ा कर दिया। आप जो एक नया चीज बिहार में आया, आपने उसे भी रोकने में आप सक्सेसफुल नहीं रहे। दूसरी बात, यहाँ पे महिला सुरक्षा की बात कही गई है, एनसी फैमिली हेल्थ सर्वे की बात कही गई, मैं उसी के डेटा को कोट करती हूँ। वो डेटा बताती है कि कोई भी खासा गिरावट महिला सुरक्षा में या महिला अपराध में नहीं दिखाई पड़ता है। पहले वो 44% था, आज वो लगभग 41% है। तो 3% की गिरावट क्या मायने रखती इतने बड़े प्रोग्राम को चला के? उसके अलावा मैं स्पाउसल वायलेंस की बात करती हूँ। स्पाउसल वायलेंस जो पति द्वारा या महिला पे की जाती है उसमें वृद्धि दिखाई पड़ती है। 45% अभी भी पत्नियों द्वारा भी पुरुष पर की जाती है। बिल्कुल, तो स्पाउसल वायलेंस मैं कह रही हूँ यहाँ पे, तो उसमें भी हमें संख्या देखने को मिलती है 45%। तो जो ये नैरेटिव गढ़ा गया या फिर एक जो बैकग्राउंड दिया गया कि महिला सुरक्षा या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए चीजें लाई गई हैं, ये यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ती हैं। उसके अलावा जो रेवेन्यू की सबसे बड़ी बात हमने कही, आज बिहार की स्थिति क्या है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। न पेंशन है, न सैलरी है, न कुछ भी है। बिहार को अपने इकोनॉमिक क्राइसिस में डाला। और दूसरी बात यहाँ पे ये है, सबसे बड़ा मुद्दा रेवेन्यू होगा। कल्याणकारी राज्य के लिए, एक वेलफेयर स्टेट के लिए तो आपने वेलफेयर स्टेट नहीं बनाया बिहार को, बिहार की जनता को आपने वेलफेयर कोई स्कीम्स नहीं दी। सबसे बड़ा मुद्दा रेवेन्यू होगा।
जन स्वराज के लिए सबसे बड़ा और इकलौता मुद्दा पैसा और रेवेन्यू होगा। हमारे लिए वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो सरकार टैक्स लेना बंद कर दे, नाले टैक्स हमारे पास है, नाले टैक्स सरकार बाकी चीजों पर ना लगाए ड्यूटी। इस महीने का जो सेंट्रल जीएसटी राज्यों को आया है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जीएसटी का शेयर पाने वाला स्टेट बिहार है। किसी भी राज्य को चलाने के लिए व्यवहारिक पक्ष पे जब हम बात करते हैं तो व्यवहारिक पक्ष पे सरकार हमेशा काम कर रही है। ये जो आप कानून में ढिलाई की बात कर रहे हैं, कानून में ढिलाई नहीं है, कानून में व्यवहारिक पक्ष को लाना है। तीसरी बात कि हम मानते हैं कि अगर पिता शराब पी करके जेल चला गया है, अगर वो बच्चे उतने मुश्किल में हैं, तो उनकी जिम्मेदारी सरकार की है, पर राजनीतिक दलों की और समाज के मुखिया तरह के लोगों की, समाज की भी जिम्मेदारी है कि उस मजदूर को समझाए कि तुम ही अपने परिवार का पोषक हो। शराब पी करके अगर तुम अपनी कमाई का 10-20% शराब में लुटा दे रहे हो तो तुम अपने परिवार के साथ भी धोखा कर रहे हो। ये भी जिम्मेदारी है और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम समझाते भी हैं। जी, ये 10-20% का मामला नहीं है। जिस राज्य में पूर्ण शराबबंदी है, वहां पर शराब का जुगाड़ करना और वो शराब कितनी महंगी खरीदी जा रही होगी, इससे अंदाजा लगा लीजिए आप। अनुप्रिया जी, इसीलिए संतोष जी हम लोग कह रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी और सख्ती के साथ पूर्ण शराबबंदी। मैं एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ। बात बोलो संतोष जी, थोड़ा मुझे स्वराज की प्रवक्ता को बता देना चाहती हूँ कि यह बांकीपुर का चुनाव नहीं है कि जहां आप गंदी नैरेटिव को बना करके आप बांकीपुर की जनता को जो साधने का प्रयास किए और आप अपने वक्तव्य में कह रही है कि महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार में कमी नहीं आई है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई है, तो यह आपके नैरेटिव राजनीतिक नैरेटिव है जो झूठा छलावा है, झूठ है। बिहार की महिलाओं ने अपने वोटिंग प्रतिशत के माध्यम से और अपने सुरक्षित होने के माध्यम से बताया है कि बिहार में कितना शराबबंदी कानून लागू है, लोगों को उसको फायदा हुआ है। और जो आप उपचुनाव जीत गए, वहां पे कुत्ता बिलाई वाली बात बोल करके, यहाँ डिबेट में बोल करके कि बिहार में किसी तरह का कानून लागू नहीं है, इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये नैरेटिव मत गढ़िए, ये आपके लिए बहुत नुकसान होगा। प्रयास सजेशन है। श्याम सुंदर जी, पहले कही थी, हम आज भी श्याम सुंदर जी, आप अपने नैरेटिव को मत यहाँ दिखाइए। मैं आपकी बातों का एक केवल जवाब देना चाह रहा था। मैं अपनी बात पूरी कर जन स्वराज का नेता होता होगा। एक सेकंड, वो बिहार की जनता मैं केवल एक व्यवहारिक बात पूछ रहा हूँ कि जो मजदूर वर्ग के लोग, जो कमजोर तबके के लोग, जो साल में 9 महीने कहीं बाहर जाकर के कमा रहे हैं, जो कहीं एटखोला में कमाते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, वहां के प्रदेशों के हिसाब से जो अपना जीवन जीते हैं, वो अगर 1 महीना आकर के यहाँ शादी ब्याह में आते हैं या किसी कारणवश बिहार आते हैं, आप उस 1 महीने में उससे अगर आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ के कानून को मान ले, व्यवहारिक है कि मान लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको अपराधी की तरह या आतंकवादी की तरह कहते हैं कि एकदम उस पर उसको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। मैं केवल यही बात बता रहा हूं। दूसरी बात कि हमारी पार्टी का आपने बात बताया, अभी 3 दिन पहले हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी युवा विंग की, हमने उसमें निर्णय लिया है, उसमें हमारा प्रस्ताव आया है कि हम लोग शराबबंदी के खिलाफ में या नशा मुक्त समाज बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए प्रभात फेरियां निकालेंगे, लोगों तक जाएंगे, हमारा रेगुलर कार्यक्रम चलेगा। हम इस स्तर पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपेक्षा सबों से करते हैं, आपसे भी करते हैं कि मानवता का ये बात होनी चाहिए, सामाजिक चिंतन भी होनी चाहिए, गरीबों का भी चिंतन होना चाहिए, और सरकार इसमें चिंतन कर भी रही है। इसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय जनता दल जब साथ में था तो लोगों के घरों को कब्जा कराया जा रहा था, लोगों की गाड़ियां कब्जा हो रही थी, और आज जब हम लोगों ने इस पर बात की तो बहुत सारे उसमें सुधार भी हुए और आज गरीबों को बहुत सारा उसमें से रिलैक्सेशन भी मिला है कि हम इसी की बात करते हैं। हम कोई आप ऐसी बात ना करें जिससे कि मैसेज गलत चला जाए कि जिन पर जो पौवा पीकर आ रहा है उसको भी आप सजा दे रहे। कानून तो जो तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी, पौवा बोतल से थोड़ा लेना देना। आप उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। बात बैठकर जब इस तरह की बातें करिएगा तो आपके फॉलोअर्स है वो क्या सीखेंगे आपसे? आप लोग बातों को मैनिपुलेट कर देते हैं, कुछ टीआरपी के लिए, कुछ दूसरे दल के लोग विपक्ष अपनी भूमिका बनाने के लिए उसको मैनिपुलेट करते हैं। पूरी बात सुनेंगे तो हम उसमें सुधार की बात करते हैं कि जब राष्ट्रीय जनता दल थी तो गाड़ियां कब्जा करवाई थी, घरें कब्जा हो रही थी, और आज जब जीतनराम मांझी जी, संतोष मांझी मंत्री है तो गरीबों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, इसका जिम्मेदार संतोष मांझी है ना।
गरीबों के घर पे आप बुलडोजर चलवा रहे हैं। इस बरसात में गरीबों का झोपड़ियां उजाड़ी जा रही है। हम शराबबंदी पर बात कर रहे हैं, इस पर सवाल उठाते हैं। जब हम सत्ता में जाते हैं तब फिर हम शराबबंदी चुपचाप पर हो बात जाते कर रहे हैं। हैं। भाई अब सरकार से ये भी मांग करें कि आपके नेताओं का भी जरा ब्रेन एनालाइजर लगाया जाए, यूरोप और अमेरिका से घूम घूम कर आने वाले लोगों का भी जरा जांच किया जाए। यही सब फिर हम लोग बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम कहेंगे भाई कि नेता प्रतिपक्ष हो, श्याम सुंदर जी एक एक करके, श्याम सुंदर जी आवाज नहीं आ रही है। चैलेंज करा लीजिए, आप राहुल गांधी को बिठाइए और हमारे नेता को बिठा दीजिए। राहुल गांधी और जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव तीनों का एक साथ हो जाए। भाई राहुल गांधी का भी हो जाए, रॉबर्ट वडेरा का भी हो जाए, जीतन राम मांझी का भी हो जाए, संतोष मांझी का भी हो जाए। और की खोज करेंगे तो ये ऐसे शराब में नहीं, वो भारत में नहीं रहते हैं। उनको बिहार से कोई मतलब नहीं, बिहार से कोई मतलब नहीं है उनको। भाई उनको मेरे पास बहुत कम समय है। सोनाली जी सभी की आवाज डाउन कर दीजिएगा। सोनाली 30 सेकंड। अच्छा चीज है तो आप यहाँ ज्ञान दीजिएगा। आप अच्छा चीज है तो आप हिमाचल में लागू नहीं करिएगा। अगर अच्छा चीज है तो आप उसको केरल में लागू, आप अपनी सरकार से कहिए ना। आप अरे आपकी हिम्मत है तो आप इस पर बोलिए। आप अपनी सरकार, आप यहाँ बिहार में ज्ञान दीजिएगा और हिमाचल में शराब चलाइएगा। नहीं, आप पंजाब में शराब बेचिएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि शराब बेची जाए? जीतन राम मांझी जी आराम से हम कह रहे हैं पूरे देश में ऐसा लागू हो जाए तो करवाइए। कौन रोक रहा है? तो आप भी इस बात को बोलिए ना राहुल गांधी जी से। आप राहुल गांधी से बोलिए ना भाई। मेरे पास समय की कमी, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शराबबंदी को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। शराब पर किस तरह से मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया देख रहे हैं आप। बहस बिहार की में फिलहाल